जय हिंद एवरीवन। और ये है पार्ट 2 है हमारी वीडियो का, जो कि हम सेकंड चैप्टर कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन एंड ऑल के बारे में बताया था, रोमन एम्पायर के बारे में। तो अब हम बात करना है थर्ड सेंचुरी क्राइसिस की। जो थर्ड सेंचुरी क्राइसिस है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो रोमन एम्पायर है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था, एक था अर्ली और दूसरा लेटर। तो अर्ली और लेटर के बीच का जो गैप है ना, वो ये वाला है, वो ये सेंचुरी है, थर्ड सेंचुरी क्राइस्ट। थर्ड सेंचुरी जो इन दोनों के बीच का गैप क्रिएट करता है। जब हम फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी में देखते हैं ना, हम ये देखते हैं कि रोमन एम्पायर ना एक्सपेंड हुआ था, बट अब वो ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं कर रहा था। वो कॉन्फ्लिक्ट्स की तरफ गया था, वो एक टाइप से पीस मेंटेन कर रहा था, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव को और अच्छा कर रहा था, प्रोस्पेरिटी ला रहा था, इकोनॉमिक एक्सपेंशन कर रहा था। बट जब थर्ड सेंचुरी आता है, अराउंड 230 सेंचुरी के राउंड पे जो हम देखते हैं, तो क्या होता है कि जो डायनेस्टी है ना, काफी सारे फ्रंट्स पे लड़ रही होती है। काफी सारे फ्रंट्स पे, मतलब ये देखो, ये बॉक्स बना रहा हूं, ये बॉक्स मान लो क्या है, रोमन एम्पायर है। अब रोमन एम्पायर इस साइड से भी लड़ रहा है, ईस्ट से। रोमन एम्पायर नॉर्थ से भी लड़ रहा है, यहाँ साउथ से भी लड़ रहा है, यहाँ वेस्ट से भी लड़ रहा है। ये क्या हुए, डिफरेंट टाइप के फ्रंट्स हो गए, मतलब अलग अलग जगह से रोमन एम्पायर लड़ रहा है अपने अलग अलग एनिमीज से। तो हम यहाँ पे यही चीज बताई है, द एम्पायर फाउंड इटसेल्फ फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट्स। अलग अलग फ्रंट्स पे एम्पायर अपने देखता है कि हम इतनी अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से लड़ते हुए देख रहे हैं। एक ना ईरान में, इस टाइम पे ईरान में 225 सेंचुरी की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि एक ससानियन नाम की जो डायनेस्टी होती है, यहाँ पे देखो ये बॉक्स हाईलाइट कर रहा हूँ, ससानियन नाम की जो डायनेस्टी है वो क्या करती है, ईरान पे रूल करती है। और 15 साल के अंदर अंदर, सोचो 2025 हो गया, 2025 से 15 कर लो, 30-40 तक, 2040 तक उनने क्या, 2040 कर रहा हूँ, 240 तक उनने क्या किया था, अपना जो ये एकदम से रैपिड एक्सपेंशन किया था। अपनी जो एम्पायर था उसे बहुत तेजी से लेके गया था, मतलब एम्पायर को बड़ा करने में मदद कर रहा था, अपने एम्पायर को बड़ा कर रहा था। तो उसने क्या किया था, अब यूफ्रेटस, जैसे मैंने बताया था कि ये रोमन एम्पायर, यहाँ पे लिखता हूँ कोने में लेफ्ट साइड पे, ये रोमन एम्पायर है, ये आर से डिनोट कर देता हूँ, और ये ईरानियन एम्पायर है। तो इन दोनों के बीच में एक नदी बहती, जिसे हम क्या कहते हैं, यूफ्रेटस, और उसके बीच के लैंड जो एक बफर स्टेट क्रिएट करता था इन दोनों के बीच का। तो ईरानियन धीरे धीरे करके इस साइड नदी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, रोमन एम्पायर में घुसने की कोशिश करते ससानियन डायनेस्टी के अंदर में। यहां तक पता चला है। In a famous rock inscription cut in the three languages, Sapura I, the Iranian ruler, claimed that he had annihilated Roman army of 60,000 and even captured the eastern capital of Antioch. एक इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें बताया था कि एक ईरानियन रूलर था जिसका नाम क्या था, सपूर वन, ठीक है, जिसका नाम क्या था, सपूर वन। उसने क्या किया था, उसने रोमन एम्पायर की जो 60,000 की आर्मी थी उसे कैप्चर कर लिया था। जैसे अगर आपको याद हो, इंडिया ने पाकिस्तान की आर्मी को कैप्चर किया था 1971 में, अप्रॉक्स 90,000 सोल्जर्स ने क्या किया था, सरेंडर कर दिया था। तो वैसी एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी जब ईरानियंस ने रोमन आर्मी को कैप्चर कर लिया था, और एक कैपिटल है कहाँ की, एंटियोच की, उस पर कब्जा कर लिया था। यही इस थर्ड सेंचुरी में बता रखा है। Meanwhile, a whole series of Germanic tribe, or rather tribal confederation, mostly notable, ये सारे उनके नाम्स हैं, ठीक है, फ्रैंक्स हो गए, गॉथ्स हो गए, began to move against the Rhine-Danube frontier, and the whole period from 233 to 280 saw repeated invasion of a whole line of province that stretched from the Black Sea to the Alps to the southern Germany. अब क्या हुआ, कुछ ट्राइब्स थी, जर्मनिक ट्राइब्स थी, जिनका नाम क्या था, एलेमैनिक, फ्रैंक्स, गोथ, ये सब क्या कर रही थी। अब आपको अभी मैप दिख रहा होगा डेस्कटॉप पे, उस पे देखिए, एक मिनट साहब, हाँ, सॉरी, वो मैप थोड़ा लोड नहीं हो रहा था, तो अब हो गया। अब यहाँ पे आपको ये नदी दिख रही है, राइन, ये राइन करके, जहां पे मैं कर्सर जहां चल रहा है, ये राइन और ये डेन्यूब। मैंने बताया था इन दो नदी, राइन और डेन्यूब के नीचे नीचे रोमन एम्पायर था। तो जब हम आगे देखते, जो जर्मनिक ट्राइब्स थी वो क्या करने लगी थी, इन राइन एम्पायर से, मतलब राइन नदी से नीचे की तरफ रोमन एम्पायर की तरफ मार्च करने लग गई थी। वही हमने यहाँ पे
पढ़ते देखे जो ये जर्मनिक ट्राइब थी, जैसे एलेनिन, फ्रैंक्स, गॉथ्स, ये सब क्या कर लेंगे 233 से लेकर 280 तक इनने क्या किया, राइन और डेन्यूब जो फ्रंट्स थे वहां से रोमन एम्पायर की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया और एक कॉन्टिन्यूअस वॉर हमें उस रीजन में भी दिखी है। यहां तक बात क्लियर है? चलो फिर आगे चलते हैं। द रोमन्स वर फोर्स्ड टू अबैंडन मच ऑफ देयर टेरिटरी बियॉन्ड द डेन्यूब। अब देखो रोमन्स जो एक टाइम पे बहुत प्रॉस्पर जगह थी, उनने क्या किया, अपनी जगह छोड़नी चालू कर दी थी, जो कि बियॉन्ड डेन्यूब, जो ये मैप में आपको डेन्यूब नदी दिख रही है, जो मैं कर्सर पे ध्यान दो, जो डेन्यूब नदी दिख रही है, इसके जो इधर के जो इलाके हैं ये सारे क्या कहते हैं, रोमन एम्पायर ने ये छोड़ने शुरू कर दिए थे। क्यों? क्योंकि जर्मनिक ट्राइब्स ने उनके ऊपर इतनी मतलब आतंकवादी कह रहा हूँ, ये जो जर्मनिक ट्राइब्स थे उनने क्या किया था, इसके ऊपर अटैक्स करने शुरू कर दिए थे। While the emperors of this period were constantly in the field against the Romans called barbarian, तो रोमन्स जो थे ना, जो जर्मनिक ट्राइब्स थी, रोमन्स उन्हें क्या कहते हैं, बारबेरियंस कहते थे। एक क्वेश्चन आ जाएगा, who were barbarians? Barbarians were the Germanic tribes which were attacking the Roman Empire from the northern region of the Danube and Rhine river। तो नाम भी लिख देना, जैसे फ्रैंक्स, गॉथ्स और एलामनी, ये सारे। The rapid succession of the emperor in the 3rd century। अब हम ये देखते हैं कि 25 एम्परर बदले गए 47 ईयर्स के अंदर अंदर। 3rd सेंचुरी का एक कि सिर्फ अप्रोक्स मान लो एक राजा ना 2 साल के लिए ही रूल करके गया है। एक एवरेज अगर थोड़ा बहुत निकाले तो 1 साल से भी कम अगर एवरेज निकालने बैठे तो ये हमें पता चलता है 3rd इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर फेज। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर के बारे में। जब हम बात करते हैं जेंडर लिटरेसी कल्चर के बारे में, तो यहाँ का जो कल्चर था ना, एक पहली बात तो ये न्यूक्लियर फैमिली थी। न्यूक्लियर फैमिली क्या होता है? न्यूक्लियर फैमिली में होता है अगर एक, यहाँ पे देखो पापा है, ठीक है, फादर हो गया, और फिर और कौन होगा फैमिली में? फैमिली में होंगी मदर और उनका एक ही बेटा होगा। ठीक है, ये क्या हुई? ये हुई न्यूक्लियर फैमिली। अगर बेटे ने किससे शादी कर ली, बेटे की अगर क्या आई वाइफ आती है, तो क्या होगा? बेटा अपने मम्मी पापा से अलग रहना शुरू कर देगा। ठीक है, ये क्या हुआ? न्यूक्लियर फैमिली कहलाता है। यहीं पे लिखा एडल्ट सन डिड नॉट लिव विद देयर फैमिलीज। जो बड़ा बेटा होता था या फिर एडल्ट सन होते वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते थे। एंड इन एक्सेप्शनल फॉर द एडल्ट ब्रदर टू शेयर अ कॉमन हाउस। और बहुत ही एक्सेप्शन होता है अगर मम्मी है, फादर है और मदर है, इनके अगर 2 बेटे हैं, ठीक है, अगर इन दोनों के 2 बेटे हैं, मतलब एक बेटा है, तो अब ये दोनों अगर ब्रदर है तो बहुत कम देखने को मिला है कि दोनों एक ही घर में रहते हुए दिखेंगे। मोस्टली क्या होता है कि अब न्यूक्लियर टाइप की फैमिली तो सब अपने अपने घर में रहते हैं, बहुत रेयर ही देखोगे अगर किसी दोनों भाइयों को तुम एक घर में रहते हुए। On the other hand, slaves were included in the family as the Roman understood this। तो slaves भी इस टाइम पे हमें देखने को मिलती है जो कि फैमिली के अंदर काउंट कर लिए जाते थे। By the late Republic, the 1st century BC, the typical form of marriage was one where the wife did not transfer to the husband authority but retained the full right of the property of the natal family। नेटल फैमिली क्या होता है? नेटल फैमिली का मतलब होता है कि जो वाइफ के माता पिता है उन्हें हम नेटल फैमिली कहते हैं। इस टाइम पे हम ये देखते हैं कि वाइफ जो होती है, वाइफ को राइट मिला होता है कि वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा ले सकती है। प्रॉपर्टी में से जो उसका हिस्सा बनता है वो ले सकती है। आज के टाइम पे भी अगर आप विमेन्स को देखते हैं, विमेन्स अपने मम्मी पापा के प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा ले सकती हैं। बट कंडीशन, मान लो 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एक, अगर आपके माता पिता हैं, उनने वो प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो उनकी मर्जी है, वो जिसको चाहे उसको डोनेट कर सकती है। बट अगर उन्हें वो प्रॉपर्टी इनहेरिट हुई है, मतलब उनके माता पिता से, आपके माता पिता के माता पिता से अगर प्रॉपर्टी उन्हें मिली है, ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी आपको भी मिल सकती है। अगर आपके माता पिता ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा होगा तो वो प्रॉपर्टी उनकी मर्जी, वो बेचे या उसके जो चाहे वो करे। ठीक है, तो इस टाइम पे वाइफ को उनकी प्रॉपर्टी मिलती थी और वाइफ की जो प्रॉपर्टी होती थी ना वो वाइफ की मर्जी होती थी वो उस प्रॉपर्टी का क्या करे। एक टाइप से मान लीजिए हस्बैंड के अंडर ही आ जाती थी, बट नाम प्रॉपर्टी का जो है वो वाइफ का ही होता था और वाइफ की मर्जी होती जो चाहे वो उस वाइफ
उस प्रॉपर्टी से करे। While the women's dowry went to the husband for the duration of the marriage, the woman remained a primary heir of the father and became an independent property owner on her father's death. जो वाइफ का जो डाउरी का हिस्सा होता था वो तो हस्बैंड के पास पहुंच जाता था, बट वुमेन्स की जो प्रॉपर्टी में जो राइट होते थे, जो उसे पापा से मिले पापा की डेथ के बाद, वो वुमेन्स के पास ही रहा करती थी। Thus the Roman women enjoyed considerable legal right owning the managing property. In other words, in law, marriage couple was not only financial entity but 2 or 3 wives enjoyed complete लीगल इंडिपेंडेंसी। वही बता रखा है कि क्या कहते हैं, विमेन्स को अपनी प्रॉपर्टी पे पूरा अधिकार होता था, वो जो चाहे उन प्रॉपर्टी से कर सकती थी। और इस टाइम पे जब हम डाइवोर्स की बात करते ना, ये लिखा डाइवोर्स, इस टाइम पे जब हम डाइवोर्स की बात करते हैं, अगर डाइवोर्स मिलना आसान था, ये पति है ये पत्नी है, अगर दोनों को डाइवोर्स लेना था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, तो क्या होगा कि ये अगर जो मेल है वो क्या करेगा, फीमेल को एक नोटिस दे देगा, या अगर फीमेल को कुछ डाइवोर्स चाहिए होगा तो फीमेल अपने मेल को नोटिस पकड़ा देगी कि हाँ मुझे डाइवोर्स चाहिए। नीडेड नो मोर देन अ नोटिस, देखो वही चीज है, नो मोर देन नोटिस टू इंटेंड एंड डिसॉल्व मैरिज बाय आइदर हस्बैंड और वाइफ। ऑन द अदर हैंड वेयर इज मेल मैरिड लेटर। अब देखो मैरिज में क्या होता है, जो मेल है ना, यहाँ पे लिख देते, ये जो मेल है, मेल और ये फीमेल, मेल की एज ऑलमोस्ट 20 प्लस या 30 प्लस होती थी, ठीक है, 20s 30s में शादी करते। और विमेन्स क्या होती, जैसी टीन्स में आई, जैसे 13 14 15, तो क्या होता इन टीन्स में ही ना इनकी शादी कर दी जाती थी, या फिर 20 के जल्दी जल्दी 20 से नीचे नीचे में या 20 के आसपास में ही इनकी शादी कर दी जाती थी। तो हम एक ये चीज देखते हैं कि हमें एज गैप देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एज गैप। तो देखो बोला तो जाता है, अब ये मैं बोल रहा हूँ कि विमेन्स को राइट मिलते थे, प्रॉपर्टी मिलती, तो इसका ये नहीं कि विमेन्स की लाइफ अच्छी हुआ करती थी। एक टाइप से आपको यहाँ एज गैप दिख रहा है, तो एक टाइप से मेल जो थे विमेन्स पे अपना अधिकार जमाने लग जाते थे, मेल्स फीमेल्स को क्या कहने लग जाते, एक टाइप से एज गैप है तो उनपे एक टाइप से जो भी काम था उनके ऊपर थोपने या फिर उन्हें फोर्स करने लग जाते थे। ये चीज हमें एज गैप की वजह से दिखा है। वुमेन्स आर मैरिड ऑफ लेट इन 20s 30s, वही बताया, एज गैप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वुड एनकरेज सर्टेन इनइक्वालिटी। वही चीज, एज गैप की वजह से क्या होता था, थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी आ जाती थी। मैरिज वाज जनरली अरेंज, एक क्या होता था, मैरिज अरेंज मैरिज हो, देयर वाज नो डाउट ऑफ वुमेन वर ऑफ्टन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय द हस्बैंड। अब एज गैप है तो और अरेंज मैरिज है तो डोमिनेशन कौन करता था, हस्बैंड करता था अपनी वाइफ के ऊपर। एक यहाँ पे एक बंदे का नाम लिखा जिसका नाम है ऑगस्टीन। ऑगस्टीन कौन था, एक बिशप था, कैथोलिक बिशप। बिशप कौन होते हैं, जैसे अगर आपने चेस खेलो, चेस में ऊंट को कहते हैं बिशप, जो अगर ये चेस का पीछे तो ऐसे टेढ़ा चलता था हमेशा, ठीक है, सीधा नहीं चल सकता था। तो बिशप क्या होता था, एक इंपॉर्टेंट फिगर होता था रोमन एम्पायर में। तो उसमें क्या था, बिशप जो थे, ये अगस्तीन कौन था, बिशप था। उसमें मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन नॉर्थ अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में, याद है ये यूरोप का हिस्सा है, यहाँ मेडिटेरियन सी बना दिया मैंने, और ये अफ्रीका का हिस्सा बना दिया, नॉर्थ अफ्रीका का। तो क्या होता था, ये यहाँ पे मोस्टली रहता था। इसने अपने एक लिखा था कि जो उसकी मदर थी उन्हें फादर रेगुलरली बीट किया करते थे। मदर वॉज रेगुलरली बीटन बाय द फादर एंड मोस्ट ऑफ आवर वाइफ्स, मोस्ट अदर वाइफ्स इन द स्मॉल टाउन वेयर ही ग्रू अप एंड द सिमिलर ब्रूशेस टू शो। मतलब उसकी जो मदर थी उन्हें फादर मारा करते थे, ठीक है, क्यों, क्योंकि मदर की एज छोटी, फादर की एज बड़ी है। एक तो क्या कहते हैं, ऊपर से दूसरा मेल जो है थोड़ा डोमिनेशन दिखाता था मदर के ऊपर ऑगस्टिन की। तो ये सारा उसने बताया था और लिखा गया था। फिर वो ये देखता है कि सिर्फ मेरी ही मदर नहीं, उस जगह पे वो स्मॉल टाउन जो जहां वो रहता था वहां पे सारी वाइफ्स, मोस्टली सारी वाइफ्स के उनके बॉडी पे उसने ब्रूसेस देखे, मार पीट के। ये चीज हमें कौन बताता है, अगस्तिस बताता है। फाइनली फादर है सब्सटेंशियल लीगल कंट्रोल। अब एक और चीज बताता है कि जो फादर था ना, ये अगर फादर है, उसका अपने बेटों के ऊपर इतना रूल, मतलब इतना डोमिनेशन था, उनकी पूरी कंप्लीट लाइफ उनका कौन कंट्रोल करता था, फादर कंट्रोल करते थे। वो किससे शादी करेगा, कब करेगा, उसे जिंदा रहने का अधिकार है या नहीं अधिकार है, उसे मार देना चाहिए या नहीं मार देना चाहिए, ये पूरा कंप्लीट जो अधिकार होता था वो किसका होता था, ये पूरा कंप्लीट अधिकार उनके पापा का होता था।
अगर पापा को कोई बेटा पसंद नहीं आया तो उसने दरवाजे से बाहर उसे छोड़ दिया मरने के लिए ठंड में, और इस पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता था। यही लिखा, सब्सटेंशियल लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन समटाइम टू अ शॉकिंग डिग्री, फॉर एग्जांपल लीगल पावर ऑफ अ लाइफ एंड डेथ, मतलब मारने और जिया, मतलब उन्हें जीने, बच्चा जिए मरे इसका अधिकार भी पिताजी को होता था। इन एक्सपोजिंग अनवांटेड चिल्ड्रन बाय लीविंग देम आउट इन द कोल्ड टू डाई। इससे ये बता रखा है कि अगर पिता को अपना कोई बच्चा नहीं चाहिए था तो वो क्या करता, अपने बेटे को घर के बाहर ही छोड़ देता ठंड में मरने के लिए। अब जो तीसरा फैक्टर आता है वो हम बात करते हैं लिटरेसी के बारे में। लिटरेसी क्या है, इस टाइम पे कैजुअल लिटरेसी देखने को मिली। कैजुअल लिटरेसी क्या होता है, कैजुअल मतलब एक टाइप से नॉर्मल, है ना। आज के टाइम पे हर किसी को थोड़ा बहुत तो पढ़ना लिखना आता है, ठीक। उस टाइम पे क्या था, थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना भी बहुत बड़ी बात होती थी। तो मोस्टली जो था वहां पे कैजुअल लिटरेसी का जो रेट था वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा था, धीरे धीरे करके जगह जगह पे वेरी करता था। कुछ जगह पे ज्यादा लोग पढ़ सकते थे, कुछ जगह पे कम लोग, कुछ जगह पे बिल्कुल ही नहीं, कुछ जगह पे मोस्टली सारे लोग। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। कैजुअल लिटरेसी वेरीड ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। फॉर एग्जाम्पल पॉम्पी, अब ये जगह का नाम है जिसका नाम है पॉम्पी, विच वॉज बरीड इन। अब 79th सेंचुरी में क्या हुआ था, वहां पे एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था जहां पे पॉम्पी पूरा दफन हो गई थी। जब उसके एक्सकवेशन की गई थी तो वहां पे हमें एक दीवार पे कुछ लिखा हुआ पाया गया था, एकदम कैजुअल लिटरेसी में पाया गया था। कैजुअल लिटरेसी एक टाइप से मान लो आम चाल को कुछ, जो अगर मुझे थोड़ा बहुत भी लिखना पढ़ना आ रहा है तो मैंने वो चीज लिख दी। ये चीज क्या हुई, कैजुअल लिटरेसी। समझ आ गया। तो ये उसकी वॉल्स पे देखने को हमें मिला है पॉम्पी के बारे में। और एक ग्रेफिटी वगैरह ये सब भी एडवर्टीजमेंट हमें देखने को मिली है पूरी सिटी में। जब हम बात करते हैं इजिप्ट की, हमने बात की पॉम्पी की, अब बात करें इजिप्ट की। हंड्रेड्स ऑफ पैपरी सर्वाइव। अब पैपरी क्या है, मैंने बताया था पैपरी एक पेड़ होता है, मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम कहते हैं पैपरी। पैपरी, और वो जो है एक पेपरस करके पेड़ से डिफाइन करके उसे बनाया गया था। जिसे नहीं पता वो पिछली वीडियो जाके देख सकता है, उसमें यही चीज के बारे में बताया गया था। जो पेपरीज थी वो क्या थी, डॉक्यूमेंट थी जिसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लिखे जाते थे। और इस पे एक प्रोफेशनल जो थे, प्रोफेशनल स्क्राइब्स इसे लिखा करते थे। मतलब एक कैजुअल नहीं, इसके लिए बहुत डिटेल नॉलेज चाहिए, मतलब नॉलेज होनी चाहिए थी इसे लिखने के लिए, तो इसलिए प्रोफेशनल्स उसे लिखा करते। कई बार हमने इस पे देखा है कि एक्स, मान लो XY बंदा है, उसे लिखना और पढ़ना नहीं आता, तो वो इन प्रोफेशनल्स के पास जाता था, कहता था गुरुजी मेरी एक चिट्ठी है, जरा ये चिट्ठी लिख दो। तो आज भी अगर आपने देखा हो, कई लोगों को अगर पढ़ना लिखना नहीं आता आपके पास आए होंगे और वो कहते होंगे सर जी ये जरा लिख दीजिए, मुझे पढ़ना लिखना नहीं, सर जी जरा पढ़ के बता दीजिए, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो यही चीज हमें उस टाइम पे भी देखने को मिली है। बट इवन हियर लिटरेसी वाज सर्टेनली मोस्ट वाइडस्प्रेड अमंग द सर्टेन कैटेगरीज सच एज अब सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स, एस्टेट मैनेजर्स, इन सबको क्या पढ़ना लिखना आता था। फिर जब हम बात करते हैं कल्चर की, यहाँ पे हमें ना कल्चर की ना डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, कल्चर की बात कर रहे हैं, और कल्चर में हमें यहाँ पे डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एम्पायर के अंदर। अब डाइवर्सिटी किस टाइप की होती, लोग का अपना रिलीजन होती थी, अपनी डाइटीज होती थी, मतलब अपने पूजा पाठ करते थे, अपनी अलग अलग लैंग्वेज हुआ करती, अपनी अलग अलग लैंग्वेज को बोला करते, ड्रेस अलग अलग हुआ करती, कॉस्ट्यूम अलग होती थी, खाना पीना अलग होता था इनकी। यहाँ तक कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, ट्राइबल नॉन ट्राइबल, और जो पैटर्न है इनका रहने का, ये सारा अलग होता था। रहना, खाना पीना, नाचना गाना, ये सारा अलग अलग, मतलब डिवीजन हमें डाइवर्सिटी देखने को मिली है। जैसे आज भी इंडिया में अगर आप देखोगे अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग हमें मिलते हैं। हर 10 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर के बाद क्या होती है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे भी हमें देखने को मिला था कि यहाँ पे भी अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग कल्चर के साथ यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे Aramaic was a dominant language group in near east. Near east मतलब जो ईरान का जो एरिया का हिस्सा था, यूफ्रेटिस नदी के पास का जो हिस्सा था, जहां मैप पे दिखा था, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, मार्कर देखो, ये वाला जो हिस्सा है, ईस्ट वाला जो हिस्सा है, ठीक है। इस वाले हिस्से के पास देखो, ये तो अर्मीनिया वगैरह, यहाँ पे कुछ है, इसका नाम क्या था, हाँ एरामिक। एरामिक मतलब जो एरामिक जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, डोमिनेंट थी, कहाँ पे, नियर ईस्ट में, जो कि ईस्ट वेस्ट ऑफ यूफ्रेटिस के पास में। अब यही चीज बता रखी है कि ये लैंग्वेज, सॉप्टिक लैंग्वेज कहाँ इजिप्ट में फेमस थी, प्यूनिक लैंग्वेज
एंड बर्बर लैंग्वेज का नॉर्थ अफ्रीका में, सेल्टिक स्पेन में और नॉर्थ वेस्ट में। तो अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग जगह पे फेमस थी। कुछ जो लैंग्वेज थी ना उन्हें लिखा नहीं जा सकता था। इंडिया में भी काफी लैंग्वेज है जिसे हम लिख नहीं सकते बट हम उसे वर्बली बोला करते हैं। फिर जब बाद में हम देखते हैं कि जो अर्मेनिया है, फॉर एग्जाम्पल अर्मेनियन, फॉर एग्जाम्पल ओनली बिगिन टू राइट एट द लेट 5th सेंचुरी। अब हम अभी किसकी बात करें, 3rd सेंचुरी की बात करे थे। अब क्या होता है 5th सेंचुरी में आते आते ना ये जो अर्मेनियन जो लैंग्वेज थी वो उसे लिखा भी जाने लग गया था। अब लोग आएंगे इतनी चीजें देखेंगे तो उन लैंग्वेज को धीरे धीरे करके क्या हो गया, लिखना पढ़ना हमने शुरू कर दिया था। फिर आगे क्या बता रखा है, बट हाँ ये ध्यान रखना जो इतनी सारी लैंग्वेज थी बट जो लैटिन लैंग्वेज थी, जो ग्रीक लैंग्वेज थी, ठीक है, ये सारी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी जो डॉक्यूमेंट्स में या बड़े बड़े ऑफिशियल पोस्ट पे यूज। तो जब हम इकोनॉमिक एक्सपेंशन पढ़ते हैं रोमन एम्पायर का, हम ये देखते हैं जो रोमन एम्पायर ना बहुत तेजी से एक ना इकोनॉमिक ट्रैक पे बहुत तेजी से भाग रहा होता है। जो एम्पायर होता है ना उसके पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, हार्बर हो गया, माइंस हो गए, क्वेरीज हो गए, बिकयार्ड्स हो गए, ऑलिव ऑयल की फैक्ट्रीज हो गई, ये सारी की सारी क्या थी जो रोमन एम्पायर को आगे बूस्ट करने में, रोमन एम्पायर को एक आगे एक्सपैंड करने में मदद कर रही थी, इकोनॉमिक एक्सपेंशन करने में मदद कर रही थी। व्हीट, वाइन्स, ऑलिव वर ट्रेडेड कंज्यूम्ड इन ह्यूज क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी में क्या होता, गेहूं को, वाइन्स को, ऑलिव ऑयल को कंज्यूम किया जा रहा था। जिस कंटेनर में इस वाइन्स को, ऑलिव ऑयल्स को लेके जाते उसे क्या कहते हैं, एम्फोरे, ठीक है। ये वो कंटेनर का नाम है जिसमें इन लिक्विड्स को कंटेन किया जाता था। द फ्रेगमेंट्स एंड द शर्ट्स वर वेरी लार्ज नंबर एंड दीज सर्वाइव्स and it has been possible for archaeologists to reconstruct the precise shape of this container, tell us what they carry, say exactly where वगैरह, examining clay content matching, ठीक है। इसमें बता रखा है जो एम्फोरे है ना ये हमें बहुत लार्ज नंबर में मिला है। अब मान लो ये एक वेसल है, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये एक वेसल है, ये किस क्ले से बना है, इसमें क्या क्या पार्टिकल्स मिले हुए हैं। इससे क्या होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि ये चीज जो एम्फोरे बनी है, जो ये कंटेनर बना है, कहाँ से बना है और कहाँ पे गया था। अब मान लो कि ये जो कंटेनर की जो क्वालिटी है वो XY सिटी की है और ये जो कंटेनर है हमें ZA कंट्री में मिला है। तो इससे क्या पता चलेगा कि मतलब XY और ZA के बीच में क्या होता था, ट्रेड होता था। यहाँ से लिक्विड कंटेनर जाता था और ZA में पहुंचाया जाता था। यही चीज पता की गई आर्कियोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि इतने एडवांस चीजें हो गई हैं, हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है जिसकी वजह से हमें ये सब के बारे में पता चल जाता है कि कौन सी चीज कहां से आई है और कैसे आई गई है। फिर इन दिस वे वी कैन नाउ से विद सम कॉन्फिडेंस दैट द स्पेनिश ऑलिव ऑयल, एक स्पेशल ऑलिव ऑयल है जो स्पेन में बनता था जिसे हम कहते हैं स्पेनिश ऑलिव ऑयल। इसने क्या किया था, पूरे मार्केट को एक टाइप से टेक ओवर कर लिया था, ठीक है। स्पेनिश olive oil, to take just one example, was a vast commercial enterprise that reached its peak in the year 140 and 160। अब क्या होता है कि जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल था ना वो बहुत ज्यादा बिकने लग गया था, ठीक है। हर पूरे एम्पायर में जो था स्पेनिश ऑलिव ऑयल बिक रहा था, तो उसने एक टाइप से पूरे मार्केट को टेक ओवर कर लिया था। द स्पेनिश पीरियड वॉज मेनली कैरिड कंटेनर डो ड्रेसल 20। ड्रेसल 20 क्या है, एक टाइप से कंटेनर है जिसमें स्पेनिश ऑलिव ऑयल को लेके जाया करते थे। अब आप कहोगे ड्रेसल क्यों नाम दिया, ये वो आर्कियोलॉजिस्ट है जिसने ये चीज खोजी थी। यहां तक बात क्लियर। इफ फाइंड ड्रेसल 20 वर वाइडली स्कैटर्ड अक्रॉस द साइट ऑफ मेडिटेरियन, दिस सजेस्ट दैट स्पेनिश ऑलिव ऑयल वर सर्कुलेटेड वाइडली इंडीड। अब क्या था, जो ड्रेसल 20 है ना हमें मोस्टली हर जगह पे मिलता है, हमें हर जगह पे आर्कियोलॉजिस्ट को ड्रेसल 20 देखने को मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि एक स्पेशल जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है वो बहुत वाइड स्प्रेड पे मेडिटेरियन रीजन में फैला गया था। बाय यूजिंग सच एविडेंस रिमेन्स ऑफ एम्फोरे ऑफ डिफरेंट काइंड्स distribution of map, archaeologists were able to show that Spanish producers succeed in capturing the market olive oil। अब इनसे क्या होता है कि जो स्पेनिश थे वो एक टाइप से सक्सेसफुल हो गए थे पूरे मार्केट को कैच करने के लिए, पूरे मार्केट पे डोमिनेशन बनाने के लिए। एक टाइप से मोनोपोली चल रही थी किसकी, स्पेनिश ऑलिव ऑयल की। क्यों, क्योंकि उन्हें ये जो एम्फोरे है वो हर जगह मिला कर रहे थे।
एम्फोरे के अंदर आता है ड्रेसल 20, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। This was only have happened if the Spanish producers supplied better quality olive at lower price। अब ये कब हो सकता था? पहला, अगर स्पेनिश प्रोड्यूसर है वो क्या करे, एक बेटर क्वालिटी की जो तेल है वो कम दाम पे दे रहे हैं, तभी जाके अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर पाएंगे। इन अदर वर्ड, द बिग लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट, जो देखते हैं, द बिग लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन competed with each other for controlling the main market for good they produce। अब कहता है जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या करते, एक दूसरे से कॉम्पीट करे थे मेन मार्केट में कि जो ये डोमिनेंस है स्पेनिश की, इसे हटाया जाए, मेरी डोमिनेंस आए। तो ये सब जो था आपस में लड़ाई हो रही थी। द सक्सेस ऑफ स्पेनिश ऑलिव ऑयल ग्रोवर वाज देन रिपीटली बाय नॉर्थ अफ्रीका। अब क्या होता, स्पेनिश ऑलिव ऑयल, अब क्योंकि इतने सारे मार्केट्स में प्लेयर आ रहे हैं, अगर आपकी कोई कंपनी है, आपकी कंपनी में आप सिर्फ एक प्रोडक्ट, मान लो आप पेन बनाते हो, ये प्रोडक्ट सिर्फ आप ही सबसे बढ़िया पेन बना सकते हो, तो आपकी ही कंपनी फ्लरिश करेगी। धीरे धीरे करके क्या होता है, नई नई कंपनी आ रही थी, नई नई कंपनी आई थी, तो वो भी बेटर पेन चीप रेट पे देने लग गई थी। तो इससे क्या हो रहा था, इससे एक टाइप से जो आपकी कंपनी का मोनोपोली जो है कम होने लग जाएगा, वैसे स्पेनिश ऑयल की मोनोपोली कम होने लगी थी। नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स ने उसे टेक ओवर किया। उसके बाद और भी जो माइनर जो कंपनीज थी, माइनर जो जगह थी, वो धीरे धीरे करके ऑलिव ऑयल, जो स्पेनिश ऑलिव ऑयल है, उसे रिप्लेस करती जा रही थी। नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर ऑलिव एस्टेट इन दिस पार्ट ऑफ द एम्पायर डोमिनेटेड प्रोडक्शन थ्रू मोस्ट ऑफ द 3rd and 4th सेंचुरी। नॉर्थ अफ्रीका ने डोमिनेट किया। लेटर आफ्टर 425 नॉर्थ अफ्रीकन डोमिनेंस वाज ब्रोकन बाय ईस्ट। अब पहले कौन था, यहां देखो, पहले कौन थे, स्पेनिश थे, फिर उसके बाद कौन आए, नॉर्थ अफ्रीकन। नॉर्थ अफ्रीकन के बाद कौन आए, ईस्ट के लोग। ईस्ट के लोग कौन कौन से, जैसे कि सीरिया हो गए, पैलेस्तीन हो गए, ये सारे कौन हुए, मतलब एक ईस्ट के लोग हुए जिनने क्या किया, स्पेनिश ऑलिव ऑयल का मोनोपोली को तोड़ा गया। यहाँ पे मैप पे देखो, ये जो आपको सीरिया दिख रहा है, ये सीरिया, ये पैलेस्तीन का जो हिस्सा है, ये वाला ईस्ट वाला, इनने डोमिनेशन स्पेनिश ऑयल की तोड़ी। स्पेन का इस साइड पड़ता है, ठीक है। स्पेन की डोमिनेशन कितने तोड़ी, ईस्ट से, ईस्ट वाली। सो जो वेस्ट पे स्पेनिश है और यहाँ पे ईस्ट पे ही है, तो एक अच्छी खासी वॉर इन दोनों में हमें देखने को मिलती है, किससे, ऑलिव ऑयल से रिलेटेड। Behind these broad movement, the prosperity of individual region rose and fell depending on how effective they could organize the production, transfer particular goods and the quantity of these। अब इससे क्या होता है, देखो वॉर जब एक टाइप से क्या होती है ऑयल की लड़ाई नहीं थी, बट इससे क्या होता है, वो रीजन डेवलप करता, उस रीजन में ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होता, उस रीजन में जो प्रोडक्शन थी वो अच्छी हो रही थी। तो इससे हमें क्या देखने को मिलता है, एक ओवरऑल रीजन ग्रो करता हुआ हमें देखने को मिलता है। The empire included many regions that had a reputation of exceptional fertility। अब कुछ जगह थी जहां पे ना फर्टिलिटी बहुत अच्छी थी, जैसे इटली, सिसिली, ये इजिप्ट के हो गए, गैली हो गया, बेज़ैकियम हो गया, ट्यूनीशिया में जो है गॉफ हो गया, ये सारी जगह क्या थी, वर अमंग द मोस्ट डेंसली सेटल्ड एंड द वेल्थिएस्ट पार्ट ऑफ द एम्पायर अकॉर्डिंग टू राइटर लाइक स्ट्रैबो। स्ट्रैबो ने कहा था ये जो जगह है, इटली हो गया, सिसिली होगी, गॉफ हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, स्पेन हो गया, ये सारी क्या थी, एक बहुत डेंसली और बहुत पॉपुलेटेड जगह थी। बट बेस्ट काइंड ऑफ वाइन केम फ्रॉम, बट डेंसली होने के, फर्टाइल होने के बाद भी ये जो सबसे बेस्ट काइंड ऑफ वाइन कहां से आई थी, कैंपेनिया से, ठीक है। सिसिली एंड बेज़ैकियम एक्सपोर्टेड लार्ज क्वांटिटी ऑफ व्हीट। अब जो सिसिली और बेज़ैकियम थे वो क्या प्रोड्यूस करते, व्हीट, किसके लिए, रोम के लिए। गैलील was densely cultivated and Spain and Spanish oil came mainly from the numerous states along the। अब इस वाले पैराग्राफ में यही चीज बता रखी कि कहां से क्या आता था और वो किस चीज के लिए फेमस था मोस्टली। जब हम अगले पैराग्राफ पे पढ़ते हैं, ऑन अदर हैंड लार्ज एक्सपेंशन ऑफ रोमन एम्पायर वर इन मच लेस एडवांस स्टेट, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसह्यूमेंस was widespread। अब ट्रांसह्यूमेंस क्या है, ट्रांसह्यूमेंस क्या होता है, हर्ट्समैन होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इस XY जगह पे गर्मी पड़ी तो वो क्या करेंगे, नॉर्थ की तरफ भागेंगे। नॉर्थ की तरफ भागेंगे क्यों, क्योंकि ये जो ZA इलाका है, जो ZA इलाका यहाँ पे क्या है, ठंडी है।
और फिर जब यहाँ ZA इलाके पे ज्यादा ठंडी पड़ने लग जाएगी तो वापस वो XY इलाके पे आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे गर्मी का इलाका है। ये क्या था, ये एक टाइप से ट्रांस ह्यूमन्स इन्हें कहा जाता है, हर्ड्समैन कहते हैं, जो अपने कैटल्स के साथ इधर से उधर फ्लॉक करते, इधर से उधर जाया करते थे। अब धीरे धीरे हम ना ये चीज देखेंगे, जैसे जैसे जो स्टेट्स थे ये डेवलप होने लगे, जैसे जैसे रोमन स्टेट्स थे नॉर्थ अफ्रीका, इन सब में क्या होता है कि डेवलप होने लगे, तो इनने जो पेस्टर्स थे इन्हें मना कर दिया आने से, कि आप हमारी टेरिटरी में नहीं आ सकते, आप आओगे हमारे यहाँ की जो घास वास है यहाँ पे रह के फिर आप निकल जाओगे। तो उनने क्या किया था, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया था, इनको आने से मना करने लग गए थे। तो रोमन states expand in North Africa, the pasture of those community were drastically reduced and the movement were tightly regulated. Even in Spain, North, much of the less developed inhabited largely, यही चीज बता रखा है कि जगह जगह पे जो एम्पायर था एक्सपैंड हो रहा था, और उन्हें इन पैस्चर्स को, इन हर्ड्समैन को क्या किया था, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया था। We would also be careful not to imagine that because of this the ancient world, अब ये मत सोचना कि भाई ये इन सब की वजह से जो एंशिएंट वर्ल्ड है, जो रोमन एम्पायर वो हमसे पीछे था। रोमन एम्पायर हमसे आज के, जैसे हम तो आज 2000 सेंचुरी ये 2024 में अभी रह रहे हैं, बट जो रोमन एम्पायर था इतने टाइम आप कह रहे इतना पीछे थे तो इनकी टेक्नोलॉजी पुअर होगी, नहीं, उस टाइम पे उनकी टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट हुआ करती थी। जैसे कि माइनिंग टेक्नोलॉजी होगी, हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्नोलॉजी, वाटर पावर। अब क्या होता था कि पानी का यूज करके, पंखों का मतलब एयर का यूज करके क्या करते हैं, ड्रिलिंग मशीन टाइप का बनाते, जैसे पानी यहाँ से बह रहा है, यहाँ पे कुछ गोल सा लगा दिया जिसकी वजह से ये गोल गोल घूम रहा है। अब ये जो गोल घूम रहा है एक लॉन्ग रॉड से कनेक्ट है जो नीचे ड्रिल कर रहा है। कुछ इस टाइप की टेक्नोलॉजी हुआ करती जिससे कि क्या करते, वो पानी का यूज करके, हवा का यूज करके जो माइनिंग को अपना अंजाम तक पहुंचाया करते थे। Spanish gold and silver mines and the gigantic industrial scale on which those mines were worked in the first and second century level output the best reach again the 19th। तो इससे क्या था कि एक जब इनसाइड टेक्नोलॉजी का यूज करे थे तो एक टाइप से हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, अच्छा पेन है, ठीक है, अब मैं इरेज नहीं, पेन ही चल रहा है, ठीक है, मैं चेक करता थोड़ा बहुत। तो अब इसमें क्या होता कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी थी, हम सोचते भाई इतना पीछे थे, बट वो इतना पीछे नहीं थे, वो आज के टाइम पे भी अपने टाइम से आगे चल रहे थे, जो कि नई नई डिस्कवरीज की वजह से। अब इसकी वजह से क्या होता, अब माइनिंग अच्छी हो रही है, हाइड्रोलिक माइनिंग यूज करे, मैं हाइड्रो पावर कह रहा था। तो हाइड्रोलिक जो माइनिंग यूज करे, इससे क्या हो रहा था कि उनकी जो माइंस थी और बढ़िया तरीके से खुदाई हो रही थी, और बढ़िया तरीके से जो गोल्ड थे, सिल्वर थे, ये इन्हें हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे थे। अब हम 19th सेंचुरी में देखते हैं कि एक कमर्शियल टाइप का ये बैंकिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ था। अब जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम डेवलप होगा तो उसके लिए एक अच्छे से प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से यूज ऑफ मनी जो था वो काम में आने लग गया था, यही चीज थी। अब जब काम में आने लग जाएगा तो धीरे धीरे करके क्या होगा, रेज द इश्यू ऑफ लेबर एंड द यूज ऑफ द स्लेवरी। अब यहाँ पे क्या होता है, लेबर्स और स्लेवरी का चलन शुरू होने लगता है। अब माइनिंग हो रही है, इतने सारे पैसे आ रहे हैं, कमर्शियल चीजें हो रही है, बैंकिंग हो रही है, नेटवर्किंग हो रही है, ये सारी जब चीजें आ रही है तो अब लोग भी तो चाहिए ना इन सबको काम करने के लिए। अब ये क्या करेंगे, उन लोगों को हायर करेंगे और एकदम कहते हैं इंटर्न्स जैसे काम करते हैं, कम पैसे में बहुत सारा काम इंटर्न्स को पकड़ा दिया जाता है। वही चीज है कि इंटर्न्स की तरह इन्हें रखा जाएगा, मतलब एक टाइप से इंटर्न्स भी क्या, इंटर्न्स से भी ज्यादा बुरी तरीके से इन्हें रखा जाएगा। फिर अगला जो टॉपिक है कंट्रोलिंग वर्कर्स वाले में, तो जब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग वर्कर्स की, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले ये चीज देखो, ये ब्लू वाला बॉक्स, ट्रीटमेंट कैसे होता था स्लेव का, इसमें ना कहानी बताई गई है, किसकी, नीरो की। यहाँ पे वर्ड नाम लिखा देखो, नीरो। यही चीज आगे इस वाले पैराग्राफ में भी हमें देखने को मिलता है नीरो के बारे में। तो इसमें क्या है, ये जो बंदा है ल्यूकियस पेडेनियस सिकंडस, तो अब क्या हुआ था, इसे नीरो ने मार दिया था, ठीक है, मर्डर्ड बाय वन ऑफ हिज स्लेव। अब क्या होता कि इसे एक स्लेव ने मार दिया। उस टाइम पे ना एक पॉलिसी थी, या उस टाइम पे ये कह लो कि उस टाइम पे ये था कि अगर कोई भी एक स्लेव अपने मास्टर को मार देता है तो मास्टर क्या करेगा, उसके साथ रहने वाले, उस स्लेव के साथ रहने वाले जितने भी और स्लेव्स हैं उस रेसिडेंट में रहने वाले,
मास्टर को मार दिया, तो ये था कि जैसे मास्टर का जो भी रिलेटिव होगा, जो भी उसके क्लोज होगा, वो सारे के सारे स्लेव्स को मार देगा जान से। अब देखो, एक स्लेव ने एक मास्टर को मारा, बट उस स्लेव की वजह से बाकी जितने भी स्लेव थे जो उस घर में या उस रेसिडेंट में रह रहे हैं, उन सबको मार दिया जाएगा। तो सोचो किस टाइप की ट्रीटमेंट वहां पे की जाती थी। तो जब हम बात करते हैं, स्लेवरी वॉज एन इंस्टीट्यूशन डीपली रूटेड इन द एंशिएंट वर्ल्ड। अब स्लेवरी क्या था? स्लेवरी सबको कहते हैं ना कि सिद्धू पाजी की जो लाइन है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे लंदन, कुछ ऐसे करके है, नंदन। तो उसमें क्या था, इसमें ये बता रखा है कि जो स्लेवरी था ना, वो बहुत, एक तो फ्री में मिल जाती थी तो सब लोगों को पसंद आता, फ्री की चीज तो सबको पसंद आती है। तो वही चीजें, एक बहुत डीप रूट थे स्लेवरी को, इतना आसान नहीं था उसे निकाल के बाहर की तरफ फेंकना। ये हम देखते मेडिटेरियन टाइम में भी, नियर ईस्ट में भी, और जब क्रिश्चियनिटी इमर्ज हुई तब भी हम स्लेवरी को देखते कि स्लेवरी तब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन थी। It does not allow bulk of labors in the Roman economy performed by slavery. There may have been, अब देखो जब बात हो रही है इटली या रिपब्लिकन पीरियड, अब क्या था, देखो इटली के बारे में, जब रोमन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, अगस्टस तुमने जानते ही हो, जिसका असली नाम क्या था, ऑक्टेवियन जूलियस सीजर का एडॉप्टेड सन है, जो पहला रूलर बना था कब, 7th सेंचुरी कुछ अराउंड पे बना था। तो क्या हुआ था उस टाइम पे, जो इटली में जो पॉपुलेशन थी, वो जो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 7.5 मिलियन की। अब 7.5 मिलियन पॉपुलेशन में से 3 मिलियन जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी, वो स्लेव थी। तो सोच लो, ऑलमोस्ट आधा जो पॉपुलेशन थी वो स्लेव की हुआ करती थी। बट इट वॉज नो लॉन्गर ट्रू फॉर द एंटायर एम्पायर एज अ होल। स्लेवरी वॉज एन इन्वेस्टमेंट। अब जो स्लेवरी थी ना, वो एज अ इन्वेस्टमेंट की तरह काम करती थी। कैसे स्लेवरी इन्वेस्टमेंट कैसे, अब लोगों को मान लो कुछ काम है, एक तो हुए कि पेड वर्कर्स, एक हुए अनपेड वर्कर्स। तो स्लेवरी एक टाइप से अनपेड वर्कर है, एक टाइम से पे उन्हें खरीद लिया। अब मालिक क्या करता, उसके खाने का, पीने का, रहने का सारा ध्यान कौन रखता था, मालिक रखता था, और उसके बदले उस स्लेवरी को उस सारा वर्क परफॉर्म करना पड़ता था। जब हम ये चीज देखते हैं कि उसे सारा वर्क परफॉर्म करना पड़ता, मालिक को सारा उसका हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता, जब तक उसका हेल्थ का, खाने पीने का ध्यान जो है मालिक के बजट में आ रहा है तब तक वो रखता था। बट जैसे ही वो ज्यादा एक्सपेंसिव होने लग जाता था तो मालिक अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसे छोड़ देता था। लाइक उसे बोला कि ज्यादा हो गया तो वो अपने, अब जैसे 2 टाइम का खाना देता था, फिर उसे 1 टाइम का खाना देने लग गया। अभी तो मालिक के ऊपर है कितने टाइम का खाना देना है। तो यही चीज इसमें लिखी हुई है, स्लेवरी वॉज एन इन्वेस्टमेंट and at least one Roman agriculture writer advised landlord owners against using them in context where too many required। ये सब बताया गया है। Health could be damaged. These considerable, ठीक है, symptom malaria, Roman upper class were often brutal toward the slave. Ordney said did not something much of the compassion seeing what historian थे। वही चीज बता रखी है कि एक तरीके से वो इन्वेस्टमेंट होता था, जब तक लेबर को उससे प्रॉफिट मिल रहा है तब तक उसे रखता था, जैसे उसे प्रॉफिट मिलना बंद हो गया वो स्लेवरी पे उतना ध्यान देना बंद कर देता था। और फिर वही बता रखा है उनकी कंडीशन जो थी, ये नीरो वाली जो कहानी मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, वही चीज होती थी इनके साथ में। तो सोचो कितना प्रेशर होता था स्लेवरी पे भी, कि एक तो उन्हें काम भी करना है, उसके बदले उन्हें पैसे भी नहीं मिल रहे, और खाने पीने का ध्यान अगर मालिक रख रहा है, तो अगर मालिक के बजट से बाहर जाने लग गया सारी चीजें, तो मालिक उनका ध्यान भी रखना बंद कर देता था। अब स्लेवरी आएगी कहां से? अब अगर पुराने टाइम पे, इस टाइम पे क्या था, वॉर होने धीरे धीरे करके बंद होने लग गए थे। आज भी अब देखोगे वॉर बंद होने लग जाता, बंद आज ऑलमोस्ट वॉर नहीं होती है, बट उस टाइम पे वॉर एकदम पीक पे हुआ करती। तो जब ये धीरे धीरे करके ये वॉर भी कम होने लगी थी, जब वॉर कम होने लगी तो लोग अब स्लेव्स आएंगे कहां से? क्वेश्चन तो यही उठ रहा था उस टाइम पे, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, अब एक्स जो है वॉर में जीत गया और वाई वॉर में हार गया, तो वाई के जितने भी सोल्जर्स होंगे, जो सिटीजन होंगे, वो एक्स के क्या हो जाएंगे, स्लेव्स काउंट किया जाएगा उन्हें। बट अब वॉर हो नहीं रही है, तो क्या करते, जो स्लेव्स थे, जो मेल और फीमेल स्लेव्स थे, उन्हें कहा जाता था कि चलो तुम दोनों अब क्या करो, एक बेटा या बेटी पैदा करो। उससे क्या होता था, उनका जो स्लेव का बेटा बेटी होंगी वो क्या करेंगे, वो भी एक टाइप से स्लेव ही के अंदर काउंट होगा। या उनका दूसरा ऑल्टरनेटिव था एक वेज, जो कि मतलब सस्ते वेज के लेबर्स को उठा के ले आओ, क्योंकि अब स्किल्स के हिसाब से लेबर्स के चार्जेस होते थे। तो वो क्या करते, या तो मुफ्त का उन्हें
स्लेव चाहिए, या तो वेज के हिसाब से लेबर को उठा के लाते थे, इतने दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, लेबर को इतने हर दिन के इतने रुपए मिलेंगे और तुम्हें इस फील्ड पे इतनी खेती बाड़ी करनी है, इस हिसाब से। और जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो लेबर को छोड़ दिया। ये चीज इसमें हमें देखने को मिलती है। विच वॉज मोर इजिली डिस्पेंसिबल, वही डिस्पेंसिबल काम हुआ तो करवाया, उसके बाद उसे छोड़ दिया। इनफैक्ट फ्री लेबर वॉज एक्सटेंसिवली यूज इन पब्लिक वर्क एज रोम प्रिसाइवली बिकॉज ऑफ द एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्लेव लेबर वुड हैव बीन टू एक्सपेंसिव। अब क्या होता है ना कि जो फ्री लेबर्स होते थे उन्हें ज्यादातर यूज किया जाता था रोम में। क्यों? जैसे फ्री लेबर, जैसे कि काम करवाया फिर छोड़ दिया, काम करवाया फिर छोड़वा दिया, ऐसे लेबर्स ना ज्यादा यूज किए जाते थे पूरे रोम में। अब जो स्लेवरी को अगर हम ज्यादा यूज करवाएंगे, मान लो उसका काम नहीं भी है तो भी उन्हें खाना पीना देना पड़ेगा। अब वो काम नहीं, आराम से लेटे हुए हैं, मालिक को तो खाना पीना देना पड़ेगा, उन्हें का रहने का, मेडिसिन का, इन सब का भी खर्चा उठाना पड़ेगा। तो इससे क्या था कि मालिक को कई बार ना जो स्लेवरी पे ज्यादा खर्चा करना पड़ जाता था। तो इसलिए क्या करते, जो पार्ट टाइम के जो लेबर्स होते, जो जिन्हें पैसा दिया, ये 4 दिन काम किया उसके बाद उन्हें छोड़ दिया, ये वाले लेबर ज्यादा यूज होते थे। कहाँ पे? रोम्स में। अनलाइक हायर्ड वर्कर्स, स्लेव्स हैड टू बी फेड टू मेंटेन थ्रू आउट दैट। वही हायर्ड वर्कर्स जो थे वो क्या हुए, काम किए चले गए, बट जो स्लेव्स को थे उन्हें पूरे साल भर उनका मेंटेनेंस का खर्चा उठाना पड़ता, विच इंक्रीज द कॉस्ट होल्डिंग ऑफ काइंड ऑफ लेबर। अब उसके वजह से मालिक का खर्चा बढ़ जाता था। दिस वॉज प्रॉब्ली वाई slaves are not widely found in the agriculture later part in the north, at least not in the eastern province। अब क्या होता था, जैसे खेती बाड़ी हो रही है, खेती बाड़ी भी ये तो है नहीं कि पूरे साल भर चलती रह रही है, बीज को बोए जा रहे हैं, खेत काटे ही जा रहे हैं, ऐसा तो होगा नहीं। तो इस टाइम पे जो खेती बाड़ी होती है, इस टाइम पे हम ये देखते हैं कि जो स्लेव्स थे ना उनका यहाँ पे यूज होना कम हो गया था, और लेबर जो थे, वेज जो तनख्वाह पर डे पे काम करते थे, उनका यूजेस यहाँ पे हमें ज्यादा देखने को मिलता है। On the other hand, they and the freedmen, that is the slave who had been set free by the masters, were extensively used in the business management। ये सब तो इस वाले पैराग्राफ में ये बता रखा है कि जो ये फ्रीडमैन जो टर्म यूज किया गया है, फ्रीडमैन कौन है? फ्रीडमैन वो स्लेव्स है जिन्हें एक टाइम बाद मास्टर ने क्या किया कि अब तुम फ्री हो गए। स्लेव्स थे, मास्टर ने खरीदा, काम कराया, उसके बाद इन्हें फ्री कर दिया। मान लो 20 साल 25 साल मास्टर ने रखा, उसके बाद इन्हें फ्री कर दिया। अब जब फ्री करते हैं, मास्टर ने कुछ अमाउंट ऑफ मनी दे देते थे, जिससे अपना जो भी खाने पीने का, मतलब खाने पीने का नहीं, अपना जो इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस जो छोटा मोटा बिजनेस है, ये फ्रीडमैन स्टार्ट कर सकते थे। मास्टर ऑफ्टन गेव देम स्लेवरी और फ्रीडमैन कैपिटल। वही चीज है कि उन्हें थोड़ा बहुत पैसा दे दिया जाता है जिससे कि अपना बिजनेस को चला सके। द रोमन एग्रीकल्चर राइटर्स पेड अ ग्रेट डील ऑफ अटेंशन। अब क्या होता है, रोमन में ना एग्रीकल्चर राइटर्स जो थे, जैसे कि कॉल्यूमिना, उसने क्या था, फर्स्ट सेंचुरी राइटर था, उनने बताया था कि वहां पे स्लेवरी की कंडीशन क्या थी, कैसे कैसे स्लेव्स रहते। तो ऐसे काफी सारे राइटर्स एमर्ज होकर आए थे रोमन एम्पायर में जो स्लेवरी के बारे में बताते। जब हम एक कॉल्यूमिना के बारे में पढ़ते हैं, वो ये कहता है, हु केम फ्रॉम द साउथ ऑफ स्पेन रिकमेंडेड दैट द लेबर्स लैंड ओनर्स शुड कीप अ रिजर्व स्टॉक ऑफ इम्प्लीमेंट एंड टूल्स ट्वाइस। अब इसमें ये चीज, इस पैराग्राफ में ये चीज बता रखी है कि जो कॉल्यूमिना कहता है कि मान लो जो ये बंदा है, ये कौन है, लैंड ओनर है, इसने अपने यहाँ पे 10 स्लेव्स रखे हैं। तो अब क्या हुआ कि मान लो इस स्लेव्स ने काम छोड़ के चले गए, या जो पेड वर्कर्स है वो काम छोड़ के चले गए, तो अब ये फील्ड पे काम तो करना है ना, या फिर लैंड ओनर्स के पास अब इन्हें देने के लिए पैसे नहीं है तो ये काम करेंगे नहीं। तो अब क्या करेगा, लैंड ओनर्स के पास क्या होना चाहिए, एक रिजर्व स्टॉक होना चाहिए अपने टूल्स का, कि जब उन्हें लगे कि इनका वर्कर्स फील्ड छोड़ के भाग गया या इनके पास पैसे नहीं है, तो लैंड ओनर या जो बंदा है वो खुद इस फील्ड पे काम कर सके। ये चीज बता रखी है इस वाले पैराग्राफ में, कॉल्यूमिना ने ये बता रखा है। देयर वाज अ ग्रेट प्रिजम्पशन अमंग द एम्प्लॉयज दैट वुड सस्पेक्ट। हाँ देखो, अब यहाँ पे सुपरविजन की बात की गई है कि अब कोई वर्कर है, ये वर्कर अगर 10-20 ऐसे करके 10 वर्कर्स हैं, तो इन पे सुपरविजन भी रखना पड़ेगा, इनके ऊपर थोड़ा बहुत आंखें गाड़ के रखनी पड़ेगी, जिससे कि कहीं काम को नजरअंदाज ना करे, गलती ना करे। तो इन सब चीजों का भी, और ये जो सुपरविजन होता था ये फ्री वर्कर्स और स्लेव्स दोनों पे होगा। जब फ्री वर्कर्स मतलब कि जिन्हें डेली बेसिस पे पैसे मिल रहे हैं और जब काम नहीं है तो उन्हें भेज दिया जा रहा है, वो वर्कर्स, स्लेव जिन्हें उनने खरीद लिया है। तो इन दोनों वर्कर्स के ऊपर क्या रखा जाता था, ध्यान रखा जाता था।
फिर उसने आगे ये भी बताया कि इन्हें एक स्मॉल टीम्स में बांट दिया जाता था, मतलब जैसे आपको ये बंदे दिख रहे हैं, ये 1 2 3, इनके आपको पैर दिख रहे होंगे, ये किसी चीज से, एक हथकड़ी से, किसी चीज से बंधे हुए हैं। तो अब क्या था, अब ये यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते और ये ग्रुप ऑफ 10 में काम कर रहे हैं। अब ग्रुप ऑफ 10 में काम करने का मतलब कि अब 10-10 के छोटे छोटे ग्रुप बना दिए, उन्हें इस ग्रुप को ये काम दे दिया, इस ग्रुप को ये काम दे दिया, इस ग्रुप को ये काम दे दिया। अब 10 के 10 बंदे आपस में एक दूसरे को देख भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और यहाँ हथकड़ी से पैर बंधा हुआ है या फिर कहीं किसी का हाथ बंधा है, किसी का कुछ बंधा हुआ है, तो इससे स्लेव्स भाग भी नहीं पाएंगे। ये चीज भी बता रखा था। Colonel recommended squads of 10, claiming it was easier to tell who was putting in efforts and who was not in work in the group and the size। अब इससे क्या होता है, 10 के ग्रुप से ये पता चल जाता था, बाकी स्लेव बताते ये बंदा जो है, ये सबसे आगे वाला ये काम नहीं कर रहा है, ये जो सबसे पीछे वाला ये सबसे ज्यादा काम कर रहा है। तो इस टाइप का जो था निगरानी स्लेव्स ही स्लेव्स के ऊपर रख दिया करते थे। दिस सो डिटेल कंसिडरेशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द लेबर। और ये एक और ऑथर आता है जिसका नाम क्या है, प्लिनी द एल्डर, author of the very famous natural history, commended the use of slave gang, the worst method of organizing production, mainly because slaves who worked in gangs were usually chained together by feet। प्लिनी ने क्या कहा कि जो वर्कर्स हैं, जो गैंग में काम कर रहे 10 का जो ग्रुप है, इन्हें एक चेन से बांध दिया जाता था और फिर क्या करता, इनसे कहा जाता कि चलो अब आप तुम लोग काम करो। अब ये देखो, ये जो चीज है ना, वो पूरा क्या लगता है, ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन क्या कौन था, एक मतलब राइटर था, उसने बताया जैसे हार्श, ड्रैकोनियन का मतलब एक टाइप से हार्श होता है। तो ये हमें लगता है कि हाँ यार, ये कितना मुश्किल होगा किसी स्लेव्स को चेन से बांध के काम करवाना। बट आज भी अगर हम देखें, कहना नहीं चाहिए, बट आज भी चाइना, आज 2024 की बात कर रहा हूं मैं, 2024 में भी चाइना के कुछ इलाके, जैसे चाइना के कौन सा इलाका है, जैसे चाइना कौन, शिंगजियांग करके कोई इलाका है, चाइना है, तो यहाँ का जो इलाका है, ठीक है, इस वाले इलाके में चाइना के, क्योंकि यहाँ से बाउंड्री टच होती है इंडिया की, तो ये वाला जो इलाका है शिंजियांग इलाका है, वहां पे क्या होता था, आज भी इस टाइप की स्लेवरी, इस टाइप की लेबर्स देखी जाती है जिनसे ऐसा काम करा जाता है। और सिर्फ मैं चाइना की बात नहीं करूंगा, इंडिया में भी इस टाइप की जो स्लेवरी है, इस टाइप की कई जगह छोटे छोटे इलाकों पे देखी जाती है। यहां तक बात क्लियर है। द मोस्ट फैक्ट्रीज। अब फिर उसके बाद एक बंदा आता है, नहीं, फिर प्लिनी दोबारा कहते हैं कि जो फैक्ट्रीज थी, फैक्ट्रीज ऑफ अलेक्जेंड्रिया, वहां पे भी काफी ब्रूटली जो लेबर्स को रखा जाता। इससे क्या होता कि जो लेबर्स थे उन्हें ये चीज पसंद नहीं आती और कई बार क्या होता है, वो भाग जाया करते, काम ना करने के चक्कर में इधर उधर से निकल जाया करते। तो एक नया मेथड आया जिसकी वजह से क्या हुआ कि पीजेंट्स को थोड़ा अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी। जो फैक्ट्री थी ना यहाँ पे, ये वाली फ्रेंकीज, यहाँ पे मतलब एक टाइप से कुछ बनता था जो परफ्यूम वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 3rd century referred to Egyptian peasant deserting their village in order not to engaging workers. The same was probably true for most of the factory workers. A law in 1930 referred the workers to being banned so they could recognize if they have run away or hide at private entry। ठीक है, कार द एग्रीमेंट वर्कर्स इंडेफिनिट। अब क्या हुआ ना, एक नई चीज एमर्ज होने लगी। उनने कहा कि आप यहाँ पे काम करो। उन अब वर्कर्स तो चाहिए, वर्कर्स क्या हो रहे हैं, इस कंडीशन को देख के क्या करें, भागने लग रहे। तो एक प्राइवेट जो एम्प्लॉयज थे उनने एक चीज कही कि चलो ठीक है, ये वर्कर है, इसे 10 दिन का सर्विस कर देना है, उसके बदलेगा हम आपको, मान लो 100 रुपए होता है, एक दिन का 100 रुपए, तो हम आपको 100 रुपए आपके काम करने के बाद आपको पकड़ा दिया जाएगा। एक टाइप से डेप्थ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता, या फिर 100 रुपए पहले पकड़ा दिया और बोला कि अब आपको 10 दिन तक काम करना है। बट ये जो मनी, अब अगर आपने काम कर लिया और उसके बाद काम करने के बाद आप रुपए लेने गए, तो मुझे रुपए देने में आपको दिक्कत होगी। अगर मैंने आपको वर्क पे लगा रखा है तो मेरा क्या है, मेरे पास तो प्रॉफिट आ रहा है। अब आपने 10 दिन बाद है, आपने कहा सर 100 रुपए दे दो मेरे वापस, जो मैंने आप काम किया है, तो मुझे, मैं फिर 2-4 और टर्म एंड कंडीशन लगा दूंगा, तुम्हें 100 रुपए तब मिलेंगे जब तुम ये ऐसा करोगे, ये वैसा करोगे। तो इससे क्या होगा, वर्कर्स को वो 100 रुपए लेने में भी दिक्कतें काफी आती थी। जो ओनर्स थे वो क्या करते, हर्डल्स क्रिएट कर दिया करते थे। फिर हम अगस्तस के टाइम पे देखते हैं कि जो पिता होते थे वो अपने बेटे को भी क्या करते, एज अ सर्विस, एज अ स्लेव 25 साल के लिए लैंड ओनर्स के पास भेज दिया जाता है कि ये मेरा बेटा है, ये आपके यहाँ पे 25 साल तक अब स्लेवरी करेगा।
अपने डेप्थ को चुकाने के लिए कई बार जो भी उनने अगर किसी से उधार लिया तो इसलिए अपने बेटे को 25 साल तक के लिए भेज दिया जाता था। और 25 साल तक या 25 साल बहुत ज़्यादा है। एक लैंड ओनर अच्छा खासा उससे चूस लेता था उस बंदे को कि एकदम पूरा खून वून चूस लिया 25 साल तक, उसके बाद वापस भेज दिया। अगस्तस एक लेटर में लिखता है लॉयर को कि अगर किसी के जैसे जो बेटा अगर 25 साल के लिए आ रखा है लैंड ओनर के पास और जो फादर का डेप्थ है, फादर अपना बिना डेप्थ चुराए मतलब बिना ही अपना डेप्थ दिए मर जाता है, तो इस केस में क्या वो बच्चा जो है वो 25 साल से ज्यादा हमारे पास रह सकता है? एक लैंड ओनर उसे 25 साल से ज्यादा रख सकता है या नहीं रख सकता है? यही चीज एक हमें पता चलती है इस वाले लेटर में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे ना एक जूइश रिवॉल्ट होता है। कब होता है? 66 सीई में। इस टाइम पे क्या होता है कि जो जितने भी रेवोल्यूशनरी थे उनने क्या कहते हैं मनी लेंडर्स के जितने भी बॉन्ड थे, कागज थे, वो सारे जला दिए थे एक पॉपुलर सपोर्ट पाने के लिए। इंडिया में भी ऐसे कई बार हुआ गया था कि जो लैंड ओनर्स थे बड़े बड़े, उनके जितने भी खाते हुआ करते थे कि इनने कितनों को पैसा दिया, कितनों से पैसा मिल गया, कितनों के ऊपर उधारी चल रही है, कितनी उधारी चल रही है, ये सारे रिवोल्यूशनरीज क्या कहते हैं उन्हें जला देते थे। तो इससे अब कोई भी बंदा कहता सर आपने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए, कहाँ है, मेरा सबूत दिखाओ, और बट वो सबूत तो सारे जल रखे हैं। तो यही चीज हमें जूइश रिवॉल्ट में देखने को मिलती है। अगेन वी शुड, अब क्या होता है ना, एक हर जगह पे स्लेवरी कंडीशन बेकार नहीं होती। जो लेट 15th सेंचुरी था ना, जो एम्परर कौन थे? एनेस्तासियो, इनने क्या किया था, एक सिटी बनाई थी दारा, जो कि 3 हफ्तों से कम में बनी थी, और यहाँ पे जो वर्कर्स थे उन्हें क्या किया कहते अच्छी खासी हाई वेजेस दी गई थी। तो इससे ये पता चलता है वर्कर्स हर जगह पे, मतलब कि उन्हें ये नहीं कि एक जगह खराब हो रहा है तो दूसरी जगह भी खराब हो रहा होगा, नहीं, कुछ जगह पे वर्कर्स को हायर वेजेस भी मिला करती थी। यही चीज बता रखा है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, सेकंड पार्ट अपना यहीं पे खत्म करते हैं, और आगे जो है आगे वाले में हम अपना ये जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर ये खत्म कर देंगे अपने थर्ड पार्ट में।